Hello everyone, welcome back in economic class. Today we will discuss about the census and sampling. Previous topic में हमने इंटरव्यू शेड्यूल के बारे में देखा था, मेलिंग, टेलीफोन, ओके, पायलट सर्वे के बारे में डिस्कस किया था. उसके बाद जो हमने इंटरव्यू शेड्यूल की है उसकी क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है, क्या उसकी डिसएडवांटेजेस हैं, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी. बट आपको बुक में अलग से दिया हुआ है कि जो इंटरव्यू शेड्यूल्स हैं उसमें क्या क्या एडवांटेजेस हैं एंड क्या एडवांटेजेस है, मीन्स उसके क्या बेनिफिट्स एंड क्या लॉस है. अब देखो इंटरव्यू शेड्यूल में हमने किया था कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो पर्सनली रिस्पॉन्सर के पास जाता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है फेस टू फेस उसके सामने बैठ के, ठीक है. तो इससे क्या होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है, मिस इंटरप्रिटेशन की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, गलत फहमी वगैरह, ठीक है. अगर ये होगी फर्स्ट एडवांटेज. अगर जो रिस्पॉन्सर है जिसने रिस्पॉन्स करना है उसको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या फिर डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है, तो जो उसके साथ इन्वेस्टिगेटर बैठा है वो उसको साथ के साथ एक्सप्लेन कर देगा कि क्वेश्चन में उनसे क्या पुट किया गया है. क्लियर है? ओके, ये हो गई इसकी एडवांटेज, ठीक है. मतलब कि इसमें जो आंसर है, इन्वेस्टिगेटर जो क्वेश्चन के आंसर चाहता है वो बेस्टली वो आंसर क्या है ले सकता है. किससे ले सकता है? रिस्पॉन्सर से. ओके, अब देखो इसके डिसएडवांटेज क्या होगी इंटरव्यू शेड्यूल की, कि इसमें जो टाइम है, कॉस्ट है, वो ज्यादा स्पेंड करनी पड़ती है, बिकॉज जो इन्वेस्टिगेटर है उसको खुद असेस करना पड़ता है हाउस होल्ड सेक्टर में इंफॉर्मेशन के लिए, तो टाइम एंड कॉस्ट वेस्ट होती है. क्लियर है? और साथ में क्या होता है कि कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके रिस्पॉन्स क्या है इन्वेस्टिगेटर के सामने नहीं दे सकता, वो नर्वस हो जाता है या हेजिटेशन होने लग जाती है उसको, ठीक है, तो वो क्लियरली उसका आंसर नहीं दे पाता है. ओके, तो ये इसकी डिसएडवांटेज हो जाएगी. फिर हमने मेलिंग के बारे में डिस्कस किया था. मेलिंग क्या होती है? मेलिंग के थ्रू जो इन्वेस्टिगेटर है वो मेल सेंड कर देते हैं पर्सन को, रिस्पॉन्सर को. तो देखो मेलिंग की फायदे क्या होते हैं, एडवांटेज क्या होती है मेलिंग से, क्या है कि एक तो जो रिमोट एरियाज होते हैं, दूर दूर जो विलेज से सिटीज से दूर होते हैं एरिया, वहां पे जो रिमोट एरियाज में जो लोग रह रहे होते हैं, ठीक है, उनको मेल हम इजीली प्रोवाइड करवा, मेलिंग क्या है इजीली कर सकते हैं, ठीक है, और उनसे जो भी हम इंफॉर्मेशन वगैरह चाहते हैं रिस्पॉन्सर से वो हमें रिस्पॉन्स भी दे देते हैं, दे सकते हैं. तो रिमोट एरियाज में इनको जो मेलिंग करनी वो इजी हो जाती है, रिमोट एरियाज की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी क्या है इजी हो जाती है, इन्वेस्टिगेटर को पर्सनली जाने की जरूरत नहीं होती. ओके, और सेकंड क्या है कि इससे टाइम है जो कॉस्ट है वो सेव हो जाती है, ठीक है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, उसको कॉस्ट भी इतनी यूज नहीं करनी पड़ती क्योंकि पर्सनली पर्सन इन्वेस्टिगेटर को जाना नहीं पड़ता है. अब देखो इसकी अगर डिसएडवांटेज देखें तो वो क्या होगी ये, कि इसकी डिसएडवांटेज ये है कि जो भी क्वेश्चन इन्वेस्टिगेटर मेल करता है, ठीक है, क्वेश्चन जो मेल करता है इन्वेस्टिगेटर, तो उसके आंसर क्या है, अगर उसमें 20 क्वेश्चन दिए होते हैं तो रिस्पॉन्सर क्या है 10 या 15 के ही रिस्पॉन्स देते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिस्पॉन्सर को समझ नहीं आते और वो उसके आंसर नहीं देता है, ठीक है. एंड साथ में क्या है कि जब भी मेलिंग की जाती है क्वेश्चनियर की तो उसमें डेट मेंशन की होती है कि इस डेट में आपने हमें मेलिंग रिटर्न करनी है, जो क्वेश्चन हमने आपको सेंड किया है वो रिस्पॉन्सर ने रिटर्न करना है, ठीक है. 7 डेज का टाइम दिया तो रिस्पॉन्सर क्या है ज्यादा टाइम ले लेते हैं, 7 डे पे वो क्या है सेंड नहीं करते हैं, वापस रिटर्न नहीं करते हैं मेलिंग को. ओके, वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है. और फिर उसके बाद हमने टेलीफोन के बारे में किया था कि टेलीफोन के थ्रू हम कैसे इंटरव्यू उनकी जो इन्फॉर्मेशन है रिस्पॉन्सर्स की कैसे कलेक्ट कर सकते हैं टेलीफोन के थ्रू. देखो टेलीफोन है वो क्या है एक चीप प्रोडक्ट है, ठीक है, चीप टूल है, सस्ता होता है, ठीक है. तो टेलीफोन से क्या है इसके एडवांटेज देखिए, तो टेलीफोन के थ्रू जब इन्वेस्टिगेटर रिस्पॉन्सर से बात करता है तो रिस्पॉन्सर क्या है इन्वेस्टिगेटर टेलीफोन के थ्रू उससे क्वेश्चन पुट कर सकता है, और अगर रिस्पॉन्सर को कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो उसको क्लैरिफाई भी इजीली वे में इन्वेस्टिगेटर कर सकता है, ठीक है. बट इसके डिसएडवांटेज क्या है कि कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनके पास टेलीफोन ही नहीं होते हैं, तो फिर उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है. ओके, तो बाकी जो डिसएडवांटेजेस है वो बुक में दी हुई है, सेम ही डिसएडवांटेजेस है वो आप अपनी रीड करनी है आपने. और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेंसस एंड सैंपल. तो आज हम सेंसस एंड सैंपल के बारे में डिस्कस करेंगे. सेंसस, व्हाट इज सेंसस? सेंसस in which census which include
every element of population, every element of population called census, या फिर इसको कंप्लीट एन्यूमरेशन भी बोलते हैं। सेंसस क्या होती है कि पॉपुलेशन की काउंटिंग करना कि हमारी कंट्री में टोटल पॉपुलेशन कितनी है, वो होती है सेंसस। तो देखो सेंसस क्या होती है जिसमें हम एवरी एलिमेंट को इंक्लूड करते हैं, पॉपुलेशन के हर एक एलिमेंट को इंक्लूड करते हैं, लाइक जैसे कि बर्थ रेट, सेक्स, ओके, एज, इन सबको इंक्लूड करते हैं, वो क्या होती है सेंसस। सेंसस का मतलब क्या होता है जनगणना करनी, मतलब कि पॉपुलेशन की कैलकुलेशन करने की हमारी कंट्री में टोटल पॉपुलेशन कितनी है, वो होती है सेंसस। ठीक है, अब देखो जो हमारी कंट्री, अगर देखो कोई भी एजेंसी है वो इंटरेस्टेड है, इफ सर्टेन एजेंसी इज इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट दी पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, तो उसको क्या करना पड़ेगा, सेंसस करनी पड़ेगी। मतलब कि अगर कोई भी एजेंसी है और वो इंटरेस्टेड है कि कंट्री में जो टोटल पॉपुलेशन कितनी है उसके ऊपर उन्होंने स्टडी करनी है कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है, तो फर्स्टली उनको क्या करना पड़ेगा कि जो भी हाउस रूरल एरिया में, अर्बन एरिया, हमारी इंडिया की कंट्री में जितनी भी स्टेट्स हैं उसमें जो भी रूरल एरियाज हैं, अर्बन एरियाज हैं, तो उसमें जितने भी हाउस होल्ड एरियाज, हाउस होल्ड सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड मतलब फैमिलीज हैं, ठीक है, तो उस हर एक के घर पे जाके उनको क्या है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। इन्वेस्टिगेटर क्या है, इन्वेस्टिगेटर को हर एक पर्सन के पास जाना पड़ेगा, हर एक फैमिली में वो जाएगा, हाउस होल्ड सेक्टर में जाएगा और पूछेगा कि आपके घर में कितने मेंबर्स हैं, फिर वो क्या है कंट्री की टोटल पॉपुलेशन को कैलकुलेट कर सकता है कि कंट्री की टोटल पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, और ये जो सेंसस है वो क्या है, इट इज कैरी आउट 10 ईयर्स, 10 ईयर्स के बाद जो है सेंसस की जाती है, कैलकुलेशन की जाती है। 10 ईयर्स क्या करते हैं, क्योंकि ना जो कैलकुलेशन करनी होती है ना उसके लिए टाइम भी बहुत चाहिए होता है, एक्सपेंडिचर भी बहुत करना पड़ता है। एन्यूमिनेटर्स मीन्स जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, ठीक है, उनको अच्छा नॉलेज भी देनी पड़ती है कि वो कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे, जाके लोगों की इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करेंगे, तो इसीलिए सेंसस में टाइम बहुत लगता है। इसीलिए जो सेंसस है वो कब होती है, इट इज कैरी आउट 10 ईयर्स, 10 ईयर्स के बाद। और इसमें जो अगर हम पॉपुलेशन के बारे में पता करना चाहते हैं टोटल पॉपुलेशन, तो हमारी कंट्रीज की जितनी भी स्टेट्स हैं उसके जितने भी अर्बन एरियाज है स्टेट्स में, रूरल एरियाज हैं, तो हर एक के हाउस होल्ड में हमें जाना पड़ेगा, घर में जा जाके उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। ओके, सेंसस में हम ये करते हैं। उसके साथ देखो जो डेमोग्राफिक डाटा ऑन बर्थ रेट, डेथ रेट, लिटरेसी रेट कितना हमारी कंट्री में, मीन्स कितने पर्सन है जो लिटरेट है और कितने पर्सन है, ठीक है, लिटरेसी रेट मीन्स कि कितने पर्सन है कंट्री में वो पढ़े लिखे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, साइज, पॉपुलेशन का साइज कितना है, कितनी ज्यादा लार्ज है पॉपुलेशन, कंपोजिशन मीन्स स्ट्रक्चर पॉपुलेशन का, ग्रोथ कैसे हो रही है, ठीक है, उसके बारे में। तो इन सबके ये इंफॉर्मेशन क्या है कलेक्ट की जाती है, ठीक है, और इसको पब्लिश कौन करता है, पब्लिश बाय अब हम देखो जो बर्थ रेट पे, डेथ रेट पे, लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अनएम्प्लॉयमेंट पे जो भी डाटा कलेक्ट करते हैं, पॉपुलेशन का साइज, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसको बाद में क्या है पब्लिश कर दिया जाता है। पब्लिश करने के बाद हम एग्जैक्टली अगर हमने पब्लिश करके रखा हुआ है तो हम देख सकते हैं ना कि 2011 में कितना था लिटरेसी रेट, एम्प्लॉयमेंट कितनी थी, या फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी, लोगों की जीने की कितनी उम्मीद थी। ओके, तो ये सब कुछ हम देख सकते हैं। तो मतलब जो भी डाटा कलेक्ट करते हैं उसको बाद में पब्लिश कर दिया जाता है। ओके, तो देखो कि इंडिया में जो सेंसस है, लास्ट जो सेंसस है वो कब हुई थी, 2011 में, ठीक है, और उस टाइम पे जो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है वो कितनी थी, 121.09 करोड़। 2011 में क्या है लास्ट सेंसस हुई थी, जनगणना की गई थी, कैलकुलेशन की गई थी पॉपुलेशन की, और उस टाइम पे जो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है वो कितनी थी, 121.09 करोड़। ओके, क्लियर है, सेंसस क्या होते हैं जिसमें पॉपुलेशन के एवरी एलिमेंट को इंक्लूड करते हैं,
ओके। और सेंसस करते कैसे हैं, 10 ईयर्स के बाद होती है। सेंसस करनी कैसे पड़ती है कि हर एक हाउस होल्ड सेक्टर में हमें जाना पड़ा, हर एक घर में जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है। ओके, और ये 10 ईयर्स के बाद होती है जो भी। फिर बाद में और साथ में क्या है, हमें लिटरेसी रेट, अनएम्प्लॉयमेंट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन सबको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको पब्लिश भी करवाना पड़ता है। अब लास्ट सेंसस जो 2011 में 121.09 करोड़ थी, और 2001 में देखिए तो 2001 में जो हमारी इंडिया में पॉपुलेशन है वो कितनी थी, 102.87 करोड़। ठीक है, अब देखो पहले 2011 में हुई थी, 2011 की हमने देखी तो वो कितनी थी, 21। उससे 10 ईयर्स पहले, 10 ईयर्स मतलब कि 2001 में जो पॉपुलेशन है वो कितनी थी टोटल कंट्री की, 102.87। एंड उसके बाद इससे प्रीवियस देखिए तो हम 1901 में जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो कितनी थी, 23.8 करोड़, 82 करोड़। इसको देखो 23.82 करोड़ नहीं बोलोगे आप, ये क्या होती है 23.82 करोड़। ओके, तो मतलब कि मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स दे दिए कि 2011 में कंट्री की पॉपुलेशन जो सेंसस थी वो कितनी थी, पॉपुलेशन कितनी थी 2001 में, उसके बाद 1901 में कितनी थी। बुक में आपको और भी डाटा दिया हुआ है कि 1981 में कितनी थी, 71 में पॉपुलेशन है वो कितनी थी। ठीक है, तो सेंसस में मेनली अगर आपने देखना है तो क्या होता है, सेंसस में हम क्या है पॉपुलेशन को काउंट करते हैं कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है कंट्री में, और वो एवरी 10 ईयर्स के बाद होती है। पॉपुलेशन काउंट करने के लिए हमें हर एक हाउस होल्ड, हर एक फैमिली में जाना पड़ता है और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है। ये होती है सेंसस। अब हम करेंगे सैंपल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉपुलेशन एंड सैंपल। ओके, तो देखो यहाँ पे ना पॉपुलेशन का मीनिंग वो नहीं है कि कंट्री की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, क्लियर है। तो स्टैटिस्टिक में पॉपुलेशन या यूनिवर्स, पॉपुलेशन भी कह सकते हो और आप यूनिवर्स भी कह सकते हो। तो इसका मीनिंग क्या है, पॉपुलेशन और यूनिवर्स मीन्स in statistic means totality of items under study। अब देखो पॉपुलेशन एंड यूनिवर्स का मीनिंग क्या होता है। आप यहाँ तो पॉपुलेशन कह सकते हो या यूनिवर्स कह सकते हो, दोनों में से कोई भी। पॉपुलेशन और यूनिवर्स इन स्टैटिक मीन्स टोटलिटी ऑफ आइटम्स, सॉरी साइंस लिख दी मैंने यहाँ पे, आइटम्स अंडर स्टडी। पॉपुलेशन का मीनिंग क्या है कि जो भी आइटम्स, ठीक है, जिस भी टॉपिक के ऊपर हम स्टडी करते हैं, लाइक कोई भी इन्वेस्टिगेटर है, इन्वेस्टिगेशन करने जाता है, तो जिस टॉपिक के ऊपर वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, पॉवर्टी पे, अनएम्प्लॉयमेंट पे, किसी टॉपिक पे भी कर रहा है, तो वो क्या होती है पॉपुलेशन और यूनिवर्स। स्टैटिस्टिक में पॉपुलेशन और यूनिवर्स क्या होती है, जिस आइटम के ऊपर हम रिलेटेड आइटम्स, जो भी टॉपिक के ऊपर हम स्टडी करते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी आइटम्स उनके ऊपर स्टडी करते हैं वो क्या होती है हमारी पॉपुलेशन या यूनिवर्स। सपोज कि अगर हम स्कूल में स्टूडेंट्स हैं 1000 स्टूडेंट्स हैं, 1000 स्टूडेंट्स का हमने अगर हाइट को चेक करनी है कि कंट्री में जो सॉरी कोई भी स्कूल है उसमें 1000 स्टूडेंट्स हैं, तो 1000 स्टूडेंट की हमने हाइट फाइंड करनी है, कितनी हाइट है। ठीक है, तो ये जो 1000 स्टूडेंट्स है ये क्या है पॉपुलेशन और यूनिवर्स। स्टैटिस्टिक में पॉपुलेशन एंड यूनिवर्स होती है आइटम, क्लियर है। तो ये जो 1000 स्टूडेंट्स है ये क्या होगी पॉपुलेशन एंड यूनिवर्स। पॉपुलेशन का मीनिंग टोटल पॉपुलेशन नहीं है कंट्री की, स्टैटिस्टिक में इसका मीनिंग डिफरेंट है। ओके, अब देखो कि सैंपल टॉपिक कर रहे हैं हम पॉपुलेशन एंड सैंपल, तो फर्स्टली देखो इन्वेस्टिगेटर है कि अगर उसने कोई भी पॉपुलेशन फाइंड करनी है, ठीक है, मतलब कि फर्स्टली वो आइडेंटिफाई करते हैं इन्वेस्टिगेटर
कि उससे किससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, किस चीज पे उसको इन्वेस्टिगेशन करनी है। ठीक है, सपोज कि अगर विलेज में, ठीक है, कोई भी विलेज है या कोई भी स्टेट है, उसमें लिटरेसी रेट फाइंड करना है। ठीक है, लिटरेसी रेट मीन्स कि कितनी जो स्टेट की पॉपुलेशन है वो पढ़ी लिखी है। तो उसके लिए पहले तो वो ये देखेगा कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है उस स्टेट की। ठीक है, तो लाइक अगर सिंपल एग्जाम्पल विलेज की एग्जाम्पल लेते हैं कि विलेज में हमने लिटरेसी रेट फाइंड करना है, कितने लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं और जो टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी है 100। ठीक है, कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है 100 है। तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास पॉपुलेशन एंड यूनिवर्स। ठीक है, मतलब कि इन 100 में से हमने क्या है लिटरेसी रेट इनका फाइंड करना है कि कितने लोग हैं 100 में से जो पढ़े लिखे हैं। क्लियर है। सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेटर है वो आइडेंटिफाई करता है कि उसको किस टॉपिक पे इंफॉर्मेशन चाहिए, किस यूनिवर्स पे या किस पॉपुलेशन पे उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, लिटरेसी रेट पे चाहिए या फिर उसको स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए या ब्लड ग्रुप उनका पता करना है किस टॉपिक पे चाहिए। ठीक है, या कंट्री पे जो प्राइसेस राइज होते हैं तो हाउस होल्ड सेक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, किसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो फर्स्टली वो देखते हैं हम। सपोज करो कि कोई इन्वेस्टिगेटर है, उसने इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि उसको किस टॉपिक इन्वेस्टिगेशन करनी है, किस टॉपिक से रिलेटेड उसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे हमने देखा कि विलेज में लिटरेसी रेट हमने फाइंड करना है, आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, अब देखो विलेज में 100 पर्सन है, यहाँ पे तो जस्ट मैंने 100 लिए हैं। सपोज करो कि 1000 पर्सन है विलेज में, तो इन्वेस्टिगेटर के लिए मुश्किल हो जाता है उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी। हर एक 1000 पर्सन के एक पर्सन के पास, इंडिविजुअल पर्सन के पास जा जाके पूछना कि उन्होंने कितनी स्टडी की हुई है, कितना वो पढ़े लिखे हैं। फिर इन्वेस्टिगेटर क्या है इन्फॉर्मेशन वो सारे लिखेगा एक इंडिविजुअल पर्सन की, उसके थ्रू वो देखेगा कि ये इसको लिटरेसी में मतलब इंक्लूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ऐसे 1000 पर्सन से जाके उसको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। तो देखो उसका टाइम कितना वेस्ट होगा, कितना टाइम उसे यूज करना पड़ेगा, अपना एक्सपेंडिचर भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि पर्सनली उसे जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। तो इसका इन्होंने एक सिंपल मेथड बताया, हम सैंपल ले सकते हैं जिसको कहते हैं अल्टरनेटिव सैंपल। अल्टरनेटिव सैंपल इन्वेस्टिगेटर के लिए मुश्किल हो जाएगा 1000 पर्सन के बारे में, उनकी स्टडी के बारे में नॉलेज लेना, फिर उस पर लिटरेसी रेट फाइंड करना। तो वो क्या करेगा 1000 में से कुछ पर्सन हैं उनका सैंपल ले लेगा। ठीक है, 1000 में से लाइक उसने 100 पर्सन का क्या है सैंपल ले लिया। विलेज में 1000 पर्सन है, इन्वेस्टिगेटर ने क्या किया 1000 में से 100 पर्सन से जाके उसने पूछ लिया कि आप 100 पर्सन के पास इंडिविजुअली उनके पास जा जाके इंडिविजुअल पर्सन से पूछा कि आप कितना पढ़े लिखे हैं, कहाँ तक आपने स्टडी की हुई है। फिर उस बेस पे उसने लिटरेसी फाइंड कर ली 100 पर्सन की। ठीक है, लिटरेसी फाइंड कर ली, तो उसी 100 पर्सन से वो क्या है उन 100 के बाद जितने 900 पर्सन रह गए, तो 900 पर्सन के पास उसे जाने की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसने 100 पर्सन का जो अल्टरनेटिव सैंपल ले लिया। ठीक है, सैंपल से उसको पता चल गया कि जो 100 पर्सन है वो कितना पढ़े लिखे हैं और उसके अकॉर्डिंग उनकी लिटरेसी कितनी है। क्लियर है, तो बाकी पर्सन के पास उसे जाने की जरूरत ही नहीं है। उस सैंपल से क्या है वो 1000 पर्सन की जो लिटरेसी रेट है वो शो कर देगा। ठीक है, लिस्ट में क्या है शो कर देगा कि 1000 पर्सन है वो कितना पढ़े लिखे हैं, विलेज में कितनी लिटरेसी रेट है। क्लियर है, तो अल्टरनेटिव सैंपल में यही होता है कि जब वो इन्वेस्टिगेटर के पास डाटा बहुत बड़ा होता है, ज्यादा डाटा उसने कलेक्ट करना होता है, तो वो क्या करता है उसमें से सैंपल ले लेता है और सैंपल से जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो ही क्या है सभी लोगों की इन्फॉर्मेशन है वो मेंशन कर देता है लिस्ट में। क्लियर है, मतलब उसको एक एस्टिमेशन हो जाती है 100% की उसने इन्फॉर्मेशन ली है, तो उससे एस्टिमेशन हो गया कि जो बाकी अनदर पर्सन हैं वो भी इतना ही पढ़े लिखे होंगे। ओके, तो ये होते हैं अल्टरनेटिव सैंपल। अब देखो जो स्मॉल सैंपल है ना वो मोर एक्यूरेट होता है। अगर इन्वेस्टिगेटर 1000 पर्सन के पास पर्सनली जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता, जो इन्फॉर्मेशन वो लिखता उसमें मिस्टेक्स भी हो सकती थी। ठीक है, वो इनएक्यूरेट भी हो सकता था, बिल्कुल करेक्ट नहीं हो सकता था। तो इसीलिए जो थोड़ा डाटा हम कलेक्ट करते हैं, थोड़ा सैंपल जो लेते हैं ना हम अल्टरनेटिव सैंपल, वो क्या है स्मॉल होता है। ठीक है, बट वो क्या है मोर एक्यूरेट होता है। मोर एक्यूरेट मतलब जो भी उसमें इन्फॉर्मेशन लिखी गई है ना वो बिल्कुल करेक्ट होगी, क्योंकि हमने कुछ पर्सन की ही इन्फॉर्मेशन लिखी है, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल की इन्फॉर्मेशन ली हुई है। और साथ में क्या है टाइम है, जो एक्सपेंडिचर है वो भी नहीं होता, टाइम वेस्ट नहीं होता, जो एक्सपेंडिचर है इन्वेस्टिगेटर का वो भी नहीं हो पाता है। तो टाइम एंड जो मनी है वो सेव हो जाती है। क्लियर है सैम्पलिंग में।
फॉर एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कोई भी रीजन है, कोई भी स्टेट है, तो वहाँ पे जितने भी पर्सन रहते हैं उन सबकी एवरेज इनकम फाइंड करनी है। एक स्टेट की बात करते हैं, राजस्थान स्टेट है, पंजाब स्टेट है या हरियाणा स्टेट है। तो देखो सपोज करो कि एक पंजाब स्टेट है, ठीक है, तो पंजाब में हमने लोगों की एवरेज इनकम फाइंड करनी है कि उनकी एवरेज इनकम कितनी है। स्टेट में देखो कितनी सिटीज होती हैं, विलेजेस होते हैं, तो उन सबकी इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टिगेटर के लिए फाइंड करनी कितनी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, पहले वो क्या करेगा कि पूरी स्टेट में जितने भी लोग हैं उनकी इनकम फाइंड करेगा, सिलेक्ट करेगा, ठीक है, कि कितनी इनकम है। फिर उन सभी इनकम को वो क्या है ऐड करेगा। ठीक है, ऐड करने के बाद जो आंसर उसके पास आएगा, ठीक है, जितने लोगों की उसने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, इनकम इनकम की इन्फॉर्मेशन ली है, ठीक है, तो फिर उसको क्या है डिवाइड करेगा, फिर उसके पास एवरेज इनकम आएगी। तो उसको मतलब कितना एक्सपेंडिचर भी करना पड़ेगा, कितना टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, उसको कितने साथ में एन्यूमिनेटर्स चाहिए। एन्यूमिनेटर्स कौन होते हैं? इन्वेस्टिगेटर्स। ठीक है, तो कितनी प्रॉब्लम उसको क्रिएट हो, उसके सामने क्रिएट हो जाएगी। तो इसका बेटर ऑप्शन क्या होगा कि वो अल्टरनेटिव सैंपल मतलब सैंपल ले ले। देखो स्टेट में सपोज करो कि हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि 500 पॉपुलेशन है, ठीक है, 500 पर्सन की उसे इनकम के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो 500 पर्सन के पास वो जा जाके पूछेगा कि आपकी इनकम कितनी है, आपकी इनकम कितनी है। ठीक है, तो उसको कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी इनकम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेके। ठीक है, हाई उसको एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, पहले वो 500 की इनकम कलेक्ट करेगा, उसके बाद जो इनकम उसके पास आएगी सभी को वो क्या करेगा ऐड करेगा। ठीक है, और वो ऐड करके जो आंसर आएगा उसको 500 टोटल के साथ क्या है डिवाइड कर देगा। ओके, उसका एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा, टाइम वेस्ट होगा। तो इसके लिए उसके पास बेस्ट ऑप्शन क्या है इन्वेस्टिगेटर के लिए कि वो सैंपल ले ले। क्लियर है? सैंपल कैसे लेगा कि अगर 500 पीपल्स की इनकम उसने एवरेज इनकम फाइंड करनी है, तो वो क्या करेगा 500 में से 100% के पास जाएगा और उनकी इनकम कलेक्ट करेगा कि आपकी इनकम कितनी है। ठीक है, इससे क्या है 100% की जब वो इनकम कलेक्ट करेगा तब उसको पता चल जाएगा कि जो बाकी के 400% हैं उनकी इनकम कितनी होगी, क्योंकि उसको एस्टिमेशन वो एस्टिमेट लगा लेता है कि जो बाकी पर्सन हैं उनकी इनकम कितनी होगी। अब देखो कि स्टेट में क्या है, गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब वाले दोनों होते हैं, कैजुअल वर्कर्स भी होते हैं। तो वो क्या करेगा कुछ कैजुअल वर्क 100 में से कुछ कैजुअल वर्कर के पास जाएगा जो डेली रूटीन जॉब करते हैं। ठीक है, कुछ गवर्नमेंट जॉब वाले पर्सन के पास जाएगा, कुछ प्राइवेट जॉब वाले पर्सन के पास जाएगा। ठीक है, तो उससे उसको पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट जॉब वाले पर्सन की कितनी सैलरी होती है, प्राइवेट पर्सन की कितनी सैलरी है एंड कैजुअल वर्कर की कितनी सैलरी है। ठीक है, तो इससे मतलब इसने सैंपल ले लिया 100% की इनकम का, और इससे क्या है वो जो 500 बाकी के जो 400% है उसकी इनकम क्या है लिस्ट में शो कर देता है। ठीक है, लिस्ट में शो करके फिर उस सभी को प्लस करके डिवाइड कर देता है टोटल पर्सन के साथ, तो उसके पास क्या है एवरेज इनकम आ जाती है। ठीक है, कि अगर हम सैंपल से इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करते हैं तो वो इजी होती है इन कंपैरिजन पॉपुलेशन या यूनिवर्स। यूनिवर्स मतलब कि पूरे टॉपिक पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की बजाय अगर हम उसका सैंपल लेके फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें तो वो ज्यादा बेटर होता है। ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं सैंपल, अल्टरनेटिव सैंपल। नेक्स्ट एग्जांपल है कि एग्रीकल्चर एरिया, कोई भी डिस्ट्रिक्ट की एग्जांपल ले लो, मणिपुर डिस्ट्रिक्ट है, मणिपुर डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है चूराचंदपुर। मणिपुर डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है जिसका नेम है चूराचंदपुर। ठीक है, तो इस विलेज में हमने जो एग्रीकल्चर एरिया में पर्सन काम करते हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन फाइंड करनी है। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर लेबर। ठीक है, मतलब कि जो हमारे पास मेन क्या है यूनिवर्स पॉपुलेशन क्या हमारे पास एग्रीकल्चर जो लेबरर है। ठीक है, उनकी हमें क्या है इकोनॉमिक कंडीशन फाइंड करनी है कि मतलब उनकी स्थिति कैसे, वो कैसे की लाइफ स्पेंड कर रही है। ठीक है,
तो वो हमने पता करना है। कंफर्टेबली अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं या फिर उनके पास उनकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हो पा रही है, तो मतलब उनकी इकोनॉमिक कंडीशन फाइंड करनी है। चूड़ाचंदपुर विलेज है मणिपुर डिस्ट्रिक्ट का और यहाँ के एग्रीकल्चर लेबर के, ठीक है। तो देखो चूड़ाचंदपुर विलेज में लेबर्स तो कितने भी हो सकते हैं, मेनली विलेज में लेबर्स है जो एग्रीकल्चर एरिया में ही काम करते हैं। ओके, तो अगर 200 लेबर्स हैं, देखो अगर हम डिस्ट्रिक्ट में या विलेज में कोई भी टॉपिक लेके चलते तो हम जो परसेंटेज है वो कितनी लेते हैं, 100%, ठीक है। तो चूड़ाचंदपुर विलेज में लेबर की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में पता करना है इन्वेस्टिगेटर ने, तो वो 100% मतलब कि जितनी टोटल पॉपुलेशन है चूड़ाचंदपुर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी सॉरी लेबर है एग्रीकल्चर लेबर, तो पर्सनली अगर उनके पास जाकर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा तो उसको टाइम बहुत लगेगा उसका, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन बेटर वे में भी कलेक्ट नहीं हो पाएगी, वो कॉस्ट भी ज्यादा करनी पड़ेगी उससे। तो इससे रिलेटेड वो क्या कर सकता है, सैंपल ले सकता है। लाइक जैसे कि विलेज में क्या है 100% लेबर है, क्योंकि अगर हम कोई भी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, लेबर के ऊपर किसी भी चीज के ऊपर बात कर रहे हैं तो हम उसको 100% मान के चलते हैं। तो जो इन्वेस्टिगेटर है वो क्या करेगा, 10% क्या है सैंपल ले लेगा, मतलब कि 10% एग्रीकल्चर लेबर से जाके उनकी इकोनॉमिक कंडीशन पूछ लेगा कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, और बाकी जो 90% पर्सन रहते हैं, 90% एग्रीकल्चर लेबर रहते हैं, उनकी वो क्या है 10% जो उसने सैंपल लिया उसी के अकॉर्डिंग उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है 90% पर्सन की, वो क्या है लिस्ट में मेंशन कर देगा। क्लियर है, मतलब कि सैंपल से वो क्या है सभी की इंफॉर्मेशन जब एक्सप्लेन कर देते हैं, अपनी जो भी लिस्ट वगैरह उसमें मेंशन कर देता है, बता देते हैं कि जो एग्रीकल्चर लेबर है चूड़ाचंदपुर विलेज में तो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। तो वो सब कुछ किसके थ्रू कर रहा है, सैंपल के थ्रू। सैम्पलिंग से क्या है, अब देखो जो मोस्टली कंट्री में जो सर्वे वगैरह होते हैं ना, सर्वे जा जाके इन्फॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करनी इन्वेस्टिगेटर करता है, वो मोस्टली क्या है सैंपल सर्वे होते हैं, मतलब कुछ परसेंट की इन्फॉर्मेशन ली और सभी पे बाकी सभी की एस्टिमेट करके उसने लगा दी, ठीक है, मेंशन कर दी लिस्ट में। तो मोस्टली सर्वे ऐसे होता है, ठीक है। स्टैटिस्टिक में भी इसको प्रेफरेंस दी गई है सैम्पलिंग को, अल्टरनेटिव सैम्पलिंग को, क्यों, क्योंकि देखो इसमें टाइम भी कम यूज करना पड़ता है, जो एन्यूमिनेटर्स हैं जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो भी कम हायर करने पड़ते हैं, ज्यादा इन्वेस्टिगेटर्स की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ज्यादा हमारे पास डाटा होगा तो हमें ज्यादा इन्वेस्टिगेटर की जरूरत पड़ेगी, बट हम यहाँ पे सैम्पलिंग ले लेते हैं, ज्यादा इन्वेस्टिगेटर नहीं, जो इन्वेस्टिगेटर है या एन्यूमिनेटर्स हैं उनकी जरूरत नहीं होती है, ठीक है। और इससे टाइम भी वेस्ट नहीं होता है, तो हाई एक्सपेंडिचर भी नहीं करना पड़ता। और जो थोड़े बहुत एन्यूमिनेटर्स इन्वेस्टिगेटर होते हैं उनको ट्रेनिंग भी अच्छे से दे दी जाती है कि उन्होंने कैसे इन्वेस्टिगेशन करनी है। क्लियर है, तो ये मतलब इसको प्रेफरेंस ज्यादा दी गई है सैम्पलिंग को। अब देखो नेक्स्ट है कि हाउ डू यू डू सैम्पलिंग, कि आप सैम्पलिंग कैसे करते हैं, ठीक है, सैम्पलिंग कैसे करते हैं। तो देखो इसके 2 टाइप्स हैं, रैंडम सैम्पलिंग एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग। 2 टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग, रैंडम सैंपल एंड नॉन रैंडम सैंपल। फर्स्टली हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज रैंडम सैंपल, रैंडम सैंपलिंग क्या होती है। A sample in which individuals are selected in which, देखो सैम्पलिंग रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, ए सैम्पलिंग इन विच इंडिविजुअल्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन एट रैंडम। अब देखो रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि जिसमें से एक ऐसा सैंपल जहाँ पे क्या है
फ्रॉम पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मतलब पॉपुलेशन का मीनिंग मैंने अभी आपको स्टैटिस्टिक में बताया कि जैसे लिटरेसी रेट को या 1000 स्टूडेंट्स की हमने हाइट पता करने तो 1000 स्टूडेंट्स क्या है पॉपुलेशन, तो मतलब कि 1000 पॉपुलेशन में से 1000 स्टूडेंट में से क्या है हम कुछ इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लेते हैं। सपोज कि अगर हमें 1000 स्टूडेंट्स की हाइट के बारे में फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी हमारी पॉपुलेशन या यूनिवर्स, ठीक है, और उसमें से हम इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लेते हैं। इंडिविजुअल मतलब कि 1000 में से अगर हम 100 स्टूडेंट्स की हाइट के बारे में पता कर लेते हैं तो वो क्या होती है इंडिविजुअल सिलेक्ट, ठीक है, एट रैंडम, तो उसे हम क्या कहते हैं रैंडम सैम्पलिंग, जिसमें हम पूरी टोटल पॉपुलेशन में से क्या है कुछ सैंपल को हम क्या सिलेक्ट कर लेते हैं रैंडम वे में। ओके, तो वो होती है रैंडम सैम्पलिंग। अब देखो जो रैंडम सैम्पलिंग है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट है डिटरमाइन करना चाहती है कि जो ऑयल के प्राइसेस राइज हुए हैं तो उसका हाउस होल्ड बजट पे, हाउस होल्ड सेक्टर पे उनके बजट पे क्या इफेक्ट पड़ा है। प्राइस इन ऑयल, ऑयल के जो भी प्राइसेस राइज हुए हैं, सॉरी ऑयल नहीं लेते पेट्रोल की ले लेते हैं, पेट्रोल के प्राइसेस राइज हो गए तो उसका हाउस होल्ड सेक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ा है, उनके बजट पे क्या इफेक्ट पड़ा है हाउस होल्ड बजट पे। तो अगर गवर्नमेंट उसके बारे में डिटरमाइन करना चाहती है, पता करना चाहती है, तो वो इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो फर्स्टली देखो गवर्नमेंट को एक लोकेलिटी एक पर्टिकुलर एरिया ले लिया, ठीक है, और उसमें 300 हाउस होल्ड है, 300 हाउस होल्ड है, ठीक है, तो 300 हाउस होल्ड में जाके उनसे पूछना, ठीक है, पेट्रोल के प्राइस राइज होने से उनके बजट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी, तो उसके लिए टाइम बहुत चाहिए होता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि 300 में से जो 30 हाउस होल्ड है उनको सिलेक्ट कर लेंगे, सैंपल ले लेंगे उनका, और साथ में क्या है 30 हाउस होल्ड का हमने सैंपल लिया, और 30 हाउस होल्ड सैंपल पे बेस्ड ही हमने बाकी जो भी 270 हाउस होल्ड रहते हैं रिमेन, ठीक है, जो पीछे 270 हाउस होल्ड रहते हैं उनकी क्या है एस्टिमेशन करके हम बता देंगे कि जो बाकी 270 हाउस होल्ड हैं उनके बजट पे क्या इफेक्ट पड़ा है। ओके, बट इसमें देखो क्या होता है, इसमें देखो सेम है वैसे सैंपलिंग हमने की अल्टरनेटिव सैंपल, इसमें मेन डिफरेंस क्या है कि इसमें हर एक इंडिविजुअल पर्सन को सैंपलिंग में सिलेक्ट होने का चांस मिलता है। ठीक है, वो कैसे चांस मिलता है कि इसमें 300 मतलब कि एक क्या करते हैं इन्वेस्टिगेटर की एक बॉक्स लेता है और उसमें 300 हाउस होल्ड की वो चिट बना लेता है, 300 लिख देता है, ठीक है, और उसमें से वो क्या करता है कि 30 हाउस को सिलेक्ट कर लेता है, चिट 30 का सैंपल लेना उसने, तो वो क्या करेगा कि उस चिट में से जितनी भी बुक्स में उसने 300 चिट्स रखी हुई है उसमें से वो 30 चिट्स निकाल लेगा, और उन 30 चिट्स में जिनके भी हाउसेज लिखे होंगे, जिनके भी नेम वगैरह हाउसेज के लिखे होंगे, वो उन्हीं हाउसेज से जाके क्या है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है कि ऑयल पेट्रोल के प्राइस राइज होने से उनके बजट पे क्या इफेक्ट पड़ा है। तो ये इसे क्या कहते हैं लॉटरी मेथड भी कहते हैं। ओके, जो रैंडम सैम्पलिंग मेथड है दिस इज कॉल्ड लॉटरी मेथड। सपोज कि नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल लें कि 1000 स्टूडेंट्स की अगर हमने हाइट फाइंड करनी है तो उसमें से क्या है हम 100 स्टूडेंट का सैंपल लेते हैं, रैंडम सैम्पलिंग के अकॉर्डिंग हम सैंपल लेते हैं। तो देखो रैंडम सैम्पलिंग में क्या है कि हर एक इंडिविजुअल को अगर 300 हाउस होल्ड है तो हर एक को क्या है सिलेक्ट होने का चांस होता है, सिलेक्ट होने का कि कोई भी सिलेक्ट हो सकता है। ओके, तो अगर हम स्टूडेंट के एग्जांपल ले 1000 स्टूडेंट्स हैं उसमें से 100 स्टूडेंट का हम सैंपल लेते हैं, तो इसके लिए इन्वेस्टिगेटर क्या करता है कि पहले बॉक्स में चिट्स बना लेता है वो 1000 स्टूडेंट्स की, ओके, और उसमें से 100 चिट्स वो निकाल लेता है, तो जिन जिन स्टूडेंट्स के नेम लिखे होते हैं चिट में उन स्टूडेंट का वो क्या है सैंपल ले लेता है। मीन्स 1000 स्टूडेंट की चिट बनाई है तो मतलब कि 1000 स्टूडेंट के पास इक्वली चांस है सिलेक्ट होने का, बट सिलेक्ट कितने होते हैं उसमें ओनली 100। तो रैंडम सैम्पलिंग में मतलब यही है कि सैंपल एंड रैंडम सैम्पलिंग में डिफरेंस है। तो उसमें तो सैंपल में तो हम कोई भी पर्सन सिलेक्ट कर लेते थे, बट रैंडम सैम्पलिंग में हम क्या है कि हर एक इंडिविजुअल को सिलेक्ट होने का इक्वली चांस मिलता है, और इसे लॉटरी मेथड भी कहते हैं। जो हमने 100 का सैंपल सिलेक्ट किए हैं, चिट सिलेक्ट किए हैं, उसकी हम इंफॉर्मेशन जो हाइट की इंफॉर्मेशन सिलेक्ट करेंगे और उसी इंफॉर्मेशन से हम क्या है जो बाकी के 900 स्टूडेंट हैं उनकी इंफॉर्मेशन क्या है लिस्ट में मेंशन कर देते हैं। तो ये है रैंडम सैम्पलिंग। ओके, नेक्स्ट हम नॉन रैंडम के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक्स।